अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारा टॉपिक नंबर 81 MTS 642 का। तो इसमें जो आपका टॉपिक नंबर 81 एंड 82 है, उसमें यह है कि कुछ फार्मूलाज आपको गिवन है, आपने जस्ट उन फार्मूलों को याद करना है और इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे। अब जैसे फर्स्ट जो आपको फार्मूला गिवन है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, Q इज़ इक्वल टू AV। इसमें अगर वो आपको या आप ये पूछ सकते हैं क्यू की वैल्यू बताएं, क्यू फाइंड आउट के ये वैल्यू गिवन हो सकते हैं, ये गिवन हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी आपको फाइंड आउट करने का बोल सकते हैं। अगर ए की वैल्यू गिवन ना हुई और आपको क्यू फाइंड करने का बोला जाए तो आप एक जगह पाई आर स्क्वायर भी यहाँ लगा सकते हैं, आपको आर की वैल्यू गिवन होगी, या आर इज़ इक्वल टू क्यू बाई आर इज़ इक्वल टू क्यू बाई ए, या आपसे आर का फाइंड आउट करने का बोल सकते हैं। मतलब इनमें से वो कुछ भी क्वेश्चन बना के न्यूमेरिकल बना के छोटा सा खुद से बनाते हैं और ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपने ये वाला फार्मूला अच्छे से याद रखना, क्यू इज़ इक्वल टू डेल पी पाई आर की पावर 4 8 ईटा एल। अब इस फार्मूले से आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पहली बात कि ये वाली इक्वेशन खुद से पूछ सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन राइट करें, ये भी हम आपका शॉर्ट बन सकता है। और या आप में से इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं कि फाइंड आउट करें, आपको एक वैल्यू गिवन, कुछ वैल्यू गिवन होंगी और एक वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट आपके पास रिनोल्ड नंबर, इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है, ये भी आपने अपने में मैंशन करना है, अपने फार्मूला वाला जो मैंने बोला था कि नोट्स बनाने हैं आपने, वहाँ पर इसको भी लिखना है। थर्ड है आपके पास कि आपके पास 3 टाइप्स के फ्लो होते हैं, ये फ्लो आपने याद रखना है, लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें क्या है कि जो लेमिनार फ्लो होता है उसमें रिनोल्ड नंबर लेस देन होता है 2000 के, ट्रांजिशनल फ्लो होता है रिनोल्ड नंबर ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है 2000 से, लेस देन होता है 4000 से, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है 4000 से। तो ये आपने एज एमसीक्यूज़ के लिए इनको अच्छे से याद रखना है और यहाँ से आपका एमसीक्यूज़ बनेगा। ये क्वेश्चन आपके हैंडआउट्स में गिवन है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट कोई आई थिंक मैक्सिमम 5 लाइन्स पे आ रही हैं, तो इतनी लंबी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इससे यहाँ से खुद से वो अब न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से यहाँ याद रखने हैं ये वाले फार्मूले। ये कोई ज़्यादा फार्मूले नहीं है, मुझे इतना याद है जब मैंने MTS 642 के अपने सिलेबस में बनाए थे तो मैक्सिमम जितने मुझे याद है 1.5 पेज या 2 पेज पे आए थे, मतलब 2 साइड्स पे जस्ट। तो बस मैं उन्हीं को लेकर घूमती रही हूँ MTS 642 के पेपर में, उनको मैंने अच्छे से रट्टा लगा लिया था। बाकी देखिए जितने भी है ना, ये सिर्फ बेसिक फिजिक्स है, ये आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने इनको 9 10 में या FS में ये सब कुछ आप पढ़ के आ चुके हैं। ये आप अगर अपने वर्डिंग में भी लिख देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक हुआ तो। ये बेस मेन जो चीज़ है ना वो है ये वाले फार्मूले, अगर आपको ये वाले फार्मूले आते हैं तो आप इजीली इसमें 4/4 से GPA ले सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वेलासिटी इज़ हाईएस्ट एट सेंटर ऑफ आर्टरी, मतलब आर्टरी कह रहे हैं, ट्यूब कह रहे हैं, जो हाईएस्ट में होती है वहाँ पर वेलासिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वो डिक्रीज कब होती है, टुवर्ड्स वाल, जब वो वाल्स की तरफ जाती है। जैसे वो पाइप है, पाइप के जो मिड में होती है वेलासिटी ज़्यादा होती है, जब वो वाल्स के साथ होती है तो वो वेलासिटी वहाँ पर कम होती है। अब ये आपके MCQs के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और वेलासिटी कब ज़ीरो हो जाती है, उसके वाल पे जाके वेलासिटी ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम वन एंड टू सेगमेंट टू अदर। अब देखिए प्रेशर जो होता है वो दरमियान में ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेलासिटी ज़ीरो हो जाती है। प्रेशर और वेलासिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेलासिटी ज़ीरो होगी, जहाँ पे वेलासिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़ीरो होगा। तो प्रेशर देखें वो कह रहे हैं कि वो डिक्रीज होता है कब, जब वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता है। और प्रेशर कब मैक्सिमम होता है, सेंटर में। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देखिए टॉपिक नंबर 83 में सिंपल जो 9 क्लास में आपने 3 लॉज ऑफ न्यूटन के 3 लॉज आपने पढ़े थे मोशन के, सिंपल वर्डिंग में, बिल्कुल सिंपल वही वर्डिंग में उन्होंने यहाँ पे अगेन राइट किए हुए हैं। तो आप देखें आपको ये तो आते होंगे। आप बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में रहती है, कब तक रेस्ट में रहती है, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। या ये भी है कि आप बॉडी इन मोशन रिमेन्स मोशन, एक बॉडी अपने मोशन में रहती है सेम वेलासिटी के साथ इस स्ट्रेट पाथ पे जब तक उस पर कोई भी फोर्स अमल ना करे। नेक्स्ट है आपके पास जो सेकंड लॉ था इसका, और यह नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ था। सेकंड था आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी फोर्स के, जो एक्सेलरेशन होता था वो डायरेक्ट रिलेशन होता था फोर्स के साथ, इन्वर्स रिलेशन होता था मास के साथ। ये भी हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें हमने प्रूफ किया था F इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट आपके पास लॉ था व्हेन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है तो जो सेकंड बॉडी होती है, मतलब फर्स्ट ने सेकंड पर और
फोर्स एक्सर्ट की, तो जब सेकंड भी उसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस फर्स्ट पे अप्लाई करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसमें न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ई। अब एक आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है, सिंपल जो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस कह लें, डिस्प्लेसमेंट कह लें, उसके बाद वेलोसिटी आती है, उसके बाद एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन। और अगर आपने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का मतलब रिलेशन बनाना है तो ये होता है डबल डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर थीटा ऑफ डी टी स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वो चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम ये अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। अब जहाँ पर भी ये कंजर्वेशन का जिक्र होता है तो आप लोगों को पता है कि इसमें कंजर्व रहती है एक चीज़, मतलब कि अब ये जो मोमेंटम के बारे में है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? जब उस पर अमल करने वाली फोर्स When net force acting on it is zero। मोमेंटम कब ज़ीरो होगा? ये हमने ना अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि आपको याद होगा जो मोमेंटम होते हैं ना वो किसके इक्वल होता है? dEf/dt। मतलब कि जो मोमेंटम होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। अब देखें जब फोर्स उस पर अमल कर रही है वो फोर्स ज़ीरो है, जब मोमेंटम ज़ीरो है तो वो फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ये हम मुझे याद नहीं वो टॉपिक नंबर कौन सा था, लेकिन हमने ये पढ़ा था। ये जो एफ होता है ये किसके इक्वल होता है? dm/dt। dmv/dt इसके इक्वल होता है। अब ये mv क्या था? मोमेंटम था। देखें जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल में ये बात याद रखनी है कि इसमें मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कब वो कांस्टेंट होगा? जब उस पर जो फोर्स अमल कर रही है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। अब हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग शो करते हैं एम से। ठीक है, एम इज इक्वल टू आई एल्फा। जो नेट मोमेंटम या टॉर्क, ये एम है टॉर्क, आई एल्फा, एल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये वाला फार्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है, आई और एल्फा। अब देखें ये है एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये इनर्शिया आई को हमने ऐसे लिख दिया d/dt। अब डी आई ओमेगा इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये जो आई ओमेगा है ये क्या है? मोमेंटम। ये मोमेंटम है और ये क्या है? टॉर्क है। अब ये आपको पता है। नेक्स्ट आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। अब इसमें देखें एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल की यहाँ पर भी कंजर्वेशन आ गया। मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को कंजर्वेशन का प्रिंसिपल आपने निकालना होता है वो होता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखें मोमेंटम प्रिंसिपल का निकालना था तो हमने क्या किया? मोमेंटम को कांस्टेंट किया। अब यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम को निकालना है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट होगा? जब आपके पास टॉर्क ज़ीरो होगा। अब देखें एंगुलर, ये है एंगुलर मोमेंटम। जब एंगुलर मोमेंटम आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो का डेरिवेटिव लेंगे, टॉर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? व्हेन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। जब टॉर्क ज़ीरो होगा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क। अब ये बात भी आपने याद रखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? टॉर्क के इक्वल होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है? फोर्स है। ये आपने याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है? टॉर्क के इक्वल होता है। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में इसमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? जब ये वाला एंगुलर मोमेंटम ये कब ज़ीरो होता है? जब टॉर्क ज़ीरो होता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? जब उस पर जो टॉर्क एक्ट करता है वो ज़ीरो होता है। और लीनियर मोमेंटम कब होता है? जब उस पर जो फोर्स अमल करती है वो ज़ीरो होती है। यहाँ पर आपने फोर्स को ज़ीरो करना है और यहाँ पर आपने किसको ज़ीरो करना है?
स्टार को जीरो करने। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आई होगी, इजी था लेकिन ये आपको पेपर में आने वाला है तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, लीनियर मोमेंटम आपका कब कांस्टेंट होता है, जब उस पर ये फोर्स ये जीरो होती है। लीनियर मोमेंटम देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टॉर्क के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। फोर्स किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम पे दो तरह की फोर्सेस अमल करती हैं, एक बॉडी फोर्स होती है और एक होती है सरफेस फोर्स। अब बॉडी फोर्स कौन सी होती है और सरफेस फोर्स कौन सी होती है? फोर्स एक्टिंग ऑन कंट्रोल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ बॉडी फोर्स डेट। अब वो आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि बॉडी फोर्सेस के नेम बताएं। वो होती है ग्रेविटी फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो बॉडी के इंटायर पे वहाँ पे एक्ट करती हैं, उनको कहती हैं बॉडी फोर्सेस। जो किसी भी ये बॉडी पर एक्ट करती हैं, जैसा कि ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, उसको कहते हैं आप लोग बॉडी फोर्स। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स होती है जो कि कंट्रोल सरफेस पे अमल करती है। ये होती है जो कंट्रोल बॉडी पे एक्ट करती है और ये होती है जो कंट्रोल सरफेस पे एक्ट करती है। और ये कौन सी होती है? प्रेशर एंड विस्कस फोर्स। अब इनकी आपने एग्जांपल याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फोर्स, ये इसकी एग्जाम्पल है और इसकी एग्जाम्पल है प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ये किसी भी बॉडी, ये कंट्रोल सरफेस पे एक्ट करती है और ये बॉडी सरफेस पे एक्ट करती है, ठीक है। या बॉडी, इसको बॉडी फोर्स कहते हैं और इसको सरफेस फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास देखें, अब कितने टाइप की फोर्सेज होती हैं? दो तरह की, एक होती है बॉडी फोर्स और एक होती है सरफेस फोर्स। अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स आपके पास आ जाएगी। अब एक और चीज़ लिखी है ग्रेविटी। ग्रेविटी वाली जो फोर्स है, ग्रेविटी वाली फोर्स देखें कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी वाली फोर्स है बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स की एग्जाम्पल ग्रेविटी फोर्स है। तो अब देखें, आपने इन दोनों के फार्मूलों को निकालना है, पुट करके टोटल फोर्स बतानी है। अब आपने जो एफ बॉडी, उसमें आपने लिखना है एफ ग्रेविटी, क्योंकि एफ ग्रेविटी एफ बॉडी है तो वो होता है, आपको पता है जो एफ ग्रेविटी होती है वो एम जी के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो जी डी वी, ठीक है। अब ये आप लिखेंगे, अब ये जो है ये क्या है? बॉडी फोर्स है। बॉडी फोर्स की किसके इक्वल हो जाएगी? रो जी डी वी। यहाँ पे आपने इंटीग्रेट का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे टोटल फोर्स आपने बताना है, टोटल फोर्स कौन सी होती है? जिसमें आप ग्रेविटी फोर्स को भी ऐड करें, प्रेशर फोर्स को भी ऐड करें, विस्कस फोर्स को भी ऐड करें। देखें ये सारी फोर्सेज, इसके एग्जाम्पल ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, इन सबको ऐड करें तो आपके पास टोटल फोर्स आते हैं। यही उन्होंने यहाँ पे लिखा है, मैंने हाफ नेम लिखे हैं, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस और अदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास के नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है विच ऑलवेज एक्ट इनवर्ड, जो अंदर की तरफ एक्ट करता है उसको कहते हैं आप लोग नॉर्मल स्ट्रेस। और फिर है आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स होती है जो एक्ट करती है परपेंडिकुलर ऑन सरफेस। अब ये दो आपने बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आई हैं, नॉर्मल फोर्स और शियर स्ट्रेस। जो नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रेस था, सॉरी, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है जो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर एक्ट करता है और शियर स्ट्रेस वो होता है जो किसी भी सरफेस पर पैरेलल एक्ट करता है। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और शियर स्ट्रेस क्या होता है? जो पैरेलल एक्ट करता है। और यहाँ पे आप लोगों ने बताना है जो बॉडी फोर्स होती है वो रो जी डी वी होती है और जो टोटल फोर्स होती है ये सबको प्लस करने के बाद आती है। नेक्स्ट आप लोग इसका भी फार्मूला निकालेंगे, सरफेस फोर्स का भी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना उसमें करने हैं। टॉपिक नंबर 87 में आपने सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का ये बताना है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। अब नेक्स्ट देखें, हमने ग्रेविटी फोर्स मतलब कि बॉडी फोर्स का तो फार्मूला निकाल लिया, रो जी डी वी। अब हमने निकालना है सरफेस फोर्स का। सरफेस फोर्स होता है ये, आपने ये लिखना आई जे डॉट एन डी ए, ठीक है। अब आपने ये आ गया आपके पास सरफेस का फार्मूला। अब सरफेस के फार्मूला, ये सरफेस फोर्स है एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट। अब जब टोटल करेंगे तो आपने यहाँ पे सम का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन, यही हमने जब टोटल फोर्स एक्टिंग, टोटल बॉडी फोर्स, ये है टोटल बॉडी फोर्स जो एक्ट कर रही है, तो उसके साथ हमने इंटीग्रेट का साइन लगाया, रो जी डी वी। और यहाँ पे आपने सरफेस फोर्स बताई, सरफेस फोर्स ये वाली होती है। अब इन दोनों का फार्मूला आपको पता चल गया, अब आपने इन दोनों को प्लस करना है तो ये आपके पास आ गई टोटल फोर्स। तो ये देखें, ये आपके पेपर में वो पूछ सकते हैं कि कितनी ऐसी फोर्सेज हैं जो किसी भी बॉडी पर एक्ट करती हैं, उनका फार्मूला फाइंड आउट करें। तो आपने सबसे पहले बॉडी फोर्स के बारे में लिखना है, सरफेस फोर्स के बारे में लिखना है कि ये कौन सी होती हैं और ये कौन कौन सी वाली होती हैं। फिर आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे,
फिर आप लिखेंगे जो बॉडी फोर्स होती है वो होती है रो जी डी वी, ठीक है। या आप पहले ये लिख सकते हैं कि ये ग्रेविटी का ये फार्मूला होता है। अगर हम टोटल फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे सम का साइन और यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन लगा देंगे, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। फिर आपने नीचे निकालना है सरफेस फोर्स का ये वाला फार्मूला आप लिखेंगे, फिर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास ये टोटल फोर्स आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक नंबर 88, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure act in direction it can be ignored when performing force balance since its effect cancel out in all direction। वो कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में एक्ट करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करती है और हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और व्हेन परफॉर्मिंग फोर्स बैलेंस सिंस इट्स इफेक्ट कैंसिल आउट इन ऑल डायरेक्शन, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं जब इसके जो इफेक्ट है वो ऑल डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखना ये शॉर्ट में आ सकता है, वैसे ही वो पूछ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एमसीक्यूज में आ सकता है एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये टॉपिक नंबर 88 था आपके पास, ना ये शॉर्ट के लिए ना लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास ये चीज़ आई है इंपॉर्टेंट, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। एक ये आज के टॉपिक नंबर 89 और एक टॉपिक नंबर 86। ये दो जो हैं ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। ये दो चीज़ें आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाली आपके लॉन्ग में बॉडी फोर्स वाली और एक ये वाली मेरे पेपर में भी आई थी, तो ये वाली आ सकती है। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, न्यूटन सेकंड लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या है रो वी डी वी, ये क्या है, ये है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, जिसमें ये मैस है और मैस है रो डी वी। अब देखिए आपने इसको कैसे स्टेट करना है, न्यूटन लॉ स्टेट दैट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, कि जितनी भी फोर्सेज एक बॉडी पर एक्ट करती हैं, एक सिस्टम पर एक्ट करती हैं, वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये उनको इसको इन्होंने नाम दिया है एंगुलर मोमेंटम का। और वो कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज, ये डी बाई डी टी कहते हैं रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, कि जितनी भी फोर्सेस किसी भी बॉडी पर किसी भी सिस्टम पर एक्ट कर रही हैं उसके इक्वल। अब ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, डी एम वी सिस्टम बाई डी बाई डी टी रो वी डी वी, ये कंट्रोल वॉल्यूम और ये है कंट्रोल से सरफेस। तो ये वाला फार्मूला अब आपने पहले लिख लिया। अब देखें यहाँ पे ना आपने एक बात लिखनी है, आप लीनियर मोमेंटम के फार्मूले को कब ऑब्टेन कर सकते हैं, विच ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग बी। अब पहले इस लाइन को गौर से पढ़े, विच ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग बी इन रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम बाय मोमेंटम एम वी। अब ये देखें ये वाला जो है ना, ये है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जिसमें होता है डी बी सिस्टम बाई डी टी और डी बाई डी टी रो बी डी वी सी वी रो बी वी डॉट, ये वही वाला फार्मूला जो हमने लास्ट एक टॉपिक में डिस्कस किया था। तो अब आपने इसमें से मोमेंटम का फार्मूला कैसे बनाना है, उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि आपने रिप्लेस करना है जो कैपिटल बी है उसको एम वी के साथ और ये जो स्मॉल बी है यहाँ इसको वी के साथ। अगर आप इसको वी के साथ रिप्लेस कर दें, इसको एम वी के साथ रिप्लेस कर दें, तो जो आपको जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का ये फार्मूला है वो लीनियर मोमेंटम के फार्मूले में चेंज हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया, बी को एम वी में, बी को वी और बी को वी में चेंज करने के बाद ये आपका फार्मूला बना किसका, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन का फार्मूला। अब ये पेपर में आपके आएगा, सबसे पहले आपने ये राइट करना है, इसको स्टेट कैसे करना है आपने कि ये, अब इसको अपना आप लिखें कोई बात नहीं, आपने ये लिखना है सबसे पहले कि हम न्यूटन लॉ को ऐसे स्टेट करते हैं। अब ये है क्या कि इस किसी भी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट करती हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। फिर आपने उसके बाद ये वाला फार्मूला राइट करना है, ये क्या है, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का फार्मूला है। फिर आपने एक लाइन लिखनी है कि हम लीनियर मोमेंटम को कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम क्या ऑब्टेन करते हैं जब हम रिप्लेस करते हैं जो बी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में से जो बी है उसको आपने मोमेंटम के साथ एम वी के साथ चेंज कर देना है और जो आपके पास बी है उसको आपने वी के साथ चेंज कर देना है। अब ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम था, इसमें आपने फिर नीचे लाइन लगा के लिख देना है बी वी इज इक्वल टू वी, यहाँ पे b इज इक्वल टू वी, यहाँ पे लिख देना b इज इक्वल टू एम वी। फिर आपने यहाँ पे चेंज करने के बाद लास्ट में आपने ये वाला जो फार्मूला लिख देंगे तो ये आपका क्वेश्चन 100% आपके इसमें मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल केस के, अगर आपका जो फ्लो है वो स्टेडी है तब आपका सिर्फ ये फोर्स किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल रो वी वी एन डॉट एन डी है। अब ये वैसे आप इसको याद रखना लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैस फ्लो रेट ये होता है रो वी डॉट एन डी ए सी, रो वी एवरेज डी ए सी, रो वी एवरेज डी ए सी ये, और रो वी वी एन डॉट एन डी ए। अब देखिए यही वाला फार्मूला था, इन्होंने बाद में इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये आपने रखने, या तो बेहतर आप इसको याद रख लें, हो सकता है आपके याद जाए लेकिन ये देखने में ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको लिख लें। तो अगर आपको याद रह जाए तो आपने इसको पेपर में लिख के आना है, अगर ये आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो ये फार्मूले
साथ साथ आप लोगों ने लिखते रहने हैं। बाकी जो भी है ये आपकी बेसिक फिजिक्स है, बाकी आपको सब कुछ आता है। अब देखें रोटेशनल मोशन, ये भी आपने एफएस में पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा था। आ मोशन ड्यूरिंग विच ऑल पॉइंट्स इन बॉडी मूव इन सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बॉडी जब रोटेट करती है अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आप उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब इसमें आपको पता है एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपने एक जगह पढ़ा होगा W इज इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली W बाई आर, 1 बाई आर को मैंने यहाँ पे कॉमन किया, ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये आपको पता है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल बेस भी है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, इसको 100% आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा डी ओमेगा बाई टी, अल्फा किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। अब देखें, अब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के। अब रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ फिर वही बात, थीटा 1 बाई आर को कॉमन लिया, डी बाई डी टी किसके इक्वल होता है, अल्फा के। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये है सिंपल एक्सेलरेशन और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है सिंपल वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये वाला रिलेशन आप लोगों ने बस याद रखना है, और ये वाला रिलेशन भी याद रखना है कि डब्ल्यू होता है डी थीटा बाई डी टी और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल। और यहाँ से यह याद रखना है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ से आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं कि सिंपल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताएं, और एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल एक्सेलरेशन के दरमियान आपने रिलेशन बताना है, तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टॉर्क, स्ट्रेंथ ऑफ रोटेटिंग इफेक्ट का टॉर्क। अब देखें किसी भी बॉडी को जब आपने रोटेट करना है तो उसको रोटेट करने के लिए रोटेटिंग जो इफेक्ट होता है उसके जितने स्ट्रेंथ होती है उसको आप लोग टॉर्क कहते हैं, और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के। टॉर्क भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स से। मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। ये आपने 9-10 में मुझे पक्का याद है, रट्टे लगाए थे क्योंकि 9th क्लास में हमारे पास सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे ये हमने रट्टा लगा के मुझे अभी तक याद है कि मैंने ये डेफिनेशन याद की थी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये वाला डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, टॉर्क और मोमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखें। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि एम किसके इक्वल होता है, आर एफ के। एफ का फार्मूला होता है एम ए। अब देखें ये ए है, ए का फार्मूला भी आपने पढ़ा आर अल्फा, तो अगर आप यहाँ पे आर अल्फा पुट कर दे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखना है कि मोमेंट आपके किसके इक्वल होते हैं, आर क्रॉस एफ के। मतलब कि आपने आर को, डिस्टेंस को और एफ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास किया आया मोमेंट आर्म आया। और इस टार्क से ये बात याद रखना है कि टार्क किसके इक्वल होता है, फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। अब देखें नीचे उन्होंने ये बात कुछ बातें लिखी हुई हैं। लीनियर मोमेंटम ये एम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा और लीनियर मोमेंटम एम वी। फोर्स जो होती है वो एम ए के इक्वल होती है। टॉर्क देखें एंगुलर मतलब रोटेशनल बॉडी में टार्क होता है, और जो सिंपल बॉडी आपकी जो होती है उसमें फोर्स होती है। ठीक है, जिस तरह वी इसमें होता है, इसमें ओमेगा होता है, ये होता है ओमेगा, इसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसमें वेलोसिटी होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए इसी तरह इसमें फोर्स होती है और इसमें क्या होता है, टॉर्क होता है। फोर्स और टॉर्क एक ही चीज़ है, लेकिन ये है कि ये रोटेशनल के लिए और ये सिंपल लीनियर बॉडी के लिए होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है आर क्रॉस एफ के इक्वल, और इसमें मूवमेंट ऑफ मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम वी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फोर्स और मोमेंटम इक्वल, यहाँ पे एफ आएगा आर क्रॉस एफ और यहाँ पे आर क्रॉस एम वी आएगा। तो ये वाला जो 2-3 फार्मूले हैं इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। अब ये उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, 2πn। जब रेडियन पर यूनिट मिनट होगा तो 2πn होगा ओमेगा का फार्मूला, और यहाँ पे अगर आपने इसको सेकंड में करना है तो यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू दे के वो ये पूछ लें, तो आपने ये वाला फार्मूला 2πn/60 ये याद रखना है। ये कुछ भी नहीं है ना, इससे कुछ और बन सकता है फार्मूला वगैरह। हाँ ये ठीक है कि ये जो एच होता है ये आई ओमेगा के इक्वल होता है। इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये है इनर्शिया और ये है टॉर्क। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के,
और एक है आपके पास शेफ्ट पावर, डब्ल्यू शेफ्ट, ये एफ वी के इक्वल होती है। एफ यहाँ पे जो वी है वो आर ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, आर एफ किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप एम लिख देंगे और ये हो जाएगा एम ओमेगा के इक्वल। तो डब्ल्यू शेफ्ट आप एम ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 2πn। ये 2πn आप यहाँ पे लिखेंगे 2πnm। तो ये हो गया शेफ्ट पावर का फार्मूला। और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसके इक्वल होती है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात जितने भी आज हमने फार्मूले पढ़े हैं, ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद तो मैं अभी आपको अच्छा, ये टॉपिक नंबर 89 आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से करना है लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये 90 टॉपिक नंबर 90 में ये वाली चीज़ें आपके न्यूमेरिकल बेस है, मतलब इससे न्यूमेरिकल आपके 2-3 बन सकते हैं, क्योंकि ये जितने वाले फार्मूले हैं ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ये फार्मूले आप लोगों से मतलब एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम का क्या फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का, फोर्स का, टार्क का, ये फार्मूले वैसे उसमें भी उसके रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। ये आपके यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये वाले फार्मूला याद रखना है, ये एंगुलर वेलोसिटी वाला, इससे शिफ्ट पावर वाला एफ वी को याद रखना है, बाकी तो आप खुद बना ही लेंगे। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ये वाला याद रखना है। मतलब आप लिख लें टॉपिक नंबर 89 एंड टॉपिक नंबर 86, ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंपल आपने कॉन्सेप्ट लेना है, ये तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये तो आप लोगों को आते हैं। बाकी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कंजर्वेशन वाले जो होते हैं ना, एक लाजमी आता है कि किसी भी चीज़ का वो प्रिंसिपल लाजमी पूछते हैं, तो मोमेंटम प्रिंसिपल या एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल ये आप लोगों ने याद रखना है। बाकी ये वाला एक फार्मूला आप यहाँ से याद कर लें, वो हो सकता है कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल देख के पूछ लें, फिर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना होगा, कुछ वैल्यूज़ बाकी आपको गिवन होगी, एक वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपने उसी का फाइंड आउट करना होगा। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि लैमिनर फ्लो में जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो लेस देन 2000, इसमें 4000 से कम, 2000 से ज़्यादा, इसमें 4000 से ज़्यादा। तो ये था आज का आपका लेक्चर टॉपिक नंबर 81 से 90 तक। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, हो सके तो अच्छा सा कमेंट करके भी जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।